हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हां दोस्तों, मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है, उसी का पूरे फॉर्मूला का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। क्योंकि जानते हैं ना, मैथ का यदि फॉर्मूला आपके कमांड में है ना, तो आप आसानी से एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और होता क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूले को ही पूरी तरीके से भूल जाते हैं या उसका रिवीजन नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से माइंड में डालने का कोशिश करूंगा कि कैसे हम फॉर्मूला को बहुत ही कम टाइम में रिवीजन कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन को भी लाया हूं जहां आप लोग मार खा जाते हैं, यानी कि वहां गलती कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए देखिए मैं पूरी तरीके से नोट्स बना लिया हूं। वास्तविक संख्या, जी हाँ दोस्तों, क्या है वास्तविक संख्या, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, उसी का पूरे तरीके से फॉर्मूला का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम फॉर्मूला का रिवीजन करते हैं। चलते हैं नीतीश भैया, आपको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से फॉर्मूला का रिवीजन करवाएंगे और आपको भी पूरे मन लगा के रिवीजन करना है। ठीक है ना, चलते हैं देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं मैथ का जो चैप्टर 1 होता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या होने वाला, वास्तविक संख्या। क्या होने वाला दोस्तों, वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर भी कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या क्या कहता है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो बोल क्या रहा है ना, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जितने भी परिमेय संख्या होता है या जितने भी अपरिमेय संख्या होते हैं, दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों यही है ना कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में क्या कर सके, लिख सके, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या बोला जाता है। जहां दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां q जो है ना, जीरो के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। q यदि जीरो के बराबर रहेगा ना, तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको कि q बराबर जीरो कभी नहीं होना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, 2/3 है ना, आप इसको p बटा q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4/3 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अब देखिए √16 बटा √4, देख रहे ना, तो √16 को 4 होता है ना, √16 को आप जो है ना दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, बट्टा 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 मरते कट जाएगा, है ना। तो ये भी क्या, 2 भी क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। फिर 2√2 बटा 8 बोल रहा है ना, तो ये भी क्या होता है, पूरा पूरी कट जाता है। जब हम √8 को बाहर निकालिएगा, √8 को बाहर निकालेगा तो क्या निकलेगा, 2√2 निकलेगा। 2√2 कट जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी क्या परिमेय संख्या। फिर देखिए 0/5 है ना, तो ये भी परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ p का मान 0 है, q का मान 0 नहीं है ना। यदि बोल देगा आपको 4/0, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ p का मान 0 है, ना कि q का। ठीक है, अब देखिए अगला क्या बोलता है, आगे बोलता है अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है ना, यानी कि इसको जो है ना p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे √2, जैसे 3 + √2, जैसे √8, जैसे √7 और 4√2, ये सभी क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों, एक ध्यान दीजिएगा कि पाई क्या है ना, पाई जो है ना एक अपरिमेय संख्या, खूब इसका आप वैल्यू पूछता है। ठीक है ना, पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, या 3.14 होता है, या कितना होता है, 3.14 होता है। इसको भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं वास्तविक संख्या के उदाहरण। ठीक है ना, देखिए तो आपका ये क्या हो गया, √3 क्या हो गया, √3 अपरिमेय संख्या। √4 बोले तो एक परिमेय संख्या, क्योंकि √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। 2√2 क्या एक अपरिमेय संख्या, 3√2 क्या एक अपरिमेय संख्या, और 1.25 क्या दोस्तों, 1.25 भी एक बोले तो परिमेय संख्या है। इसलिए ये सभी क्या आपका वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसका नाम होने वाला यूक्लिड एल्गोरिदम प्रमेय, जिसे हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से माइंड में डाल लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम बोलता है कि a बराबर होता है bq प्लस आर। कितना होता है दोस्तों, a बराबर होता है bq प्लस आर, जहां a क्या होता है, a होता है भाज्य, a क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है ना, a क्या होता है, भाज्य होता है, b क्या होता है, भाजक होता है, q क्या होता है, भागफल होता है, और r क्या होता है, शेषफल होता है। इसको आप अच्छे से माइंड में डाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, वेयर जहां r बड़ा जो है ना दोस्तों, जहां r, ये जो r है ना, r क्या है, तो r जो है ना 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर। r जो है ना 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को ध्यान देंगे, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है ना, चाहे r जो है ना 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, या b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चलिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है। सपोज करिए कि हमें जो है ना 4 में देना है भाग 18 से, कितना भाग देना है, 18 में 4 से भाग देना है। तो आप लिखेगा 4 लिखेगा तो यह 16 आएगा, कट जाएगा, कितना आएगा, 2 बचेगा ना। तो ये ध्यान दीजिए, ये जो 18 है ना, 18 को बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ठीक है, ये जो 4 है ना,
4 को बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। ये जो 4 आया है ना, यहाँ जो 4 है इसे बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और ये जो 2 आया है ना, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। यही है आपका यूक्लिड एल्गोरिदम, बोलो तो यूक्लिड एल्गोरिदम प्रमेय यानी कि यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है ना, आगे क्या बोलता है। देखिए आगे बोलता है ना कि इसकी सहायता से हम क्या निकालते हैं? मसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मसा यानी कि बोले तो HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों? HCF निकालते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि 36 को लिख सकते हैं 5 × 7 + 1 लिख सकते हैं ना, 5 × 7 + 1 लिख सकते हैं, जहां A का मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, B का मान दोस्तों 5 हो जाएगा, Q का मान दोस्तों 7 हो जाएगा और R का मान कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार 81 है तो 81 को लिख सकते हैं 27 × 3 है +0, तो A का मान कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, B का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना, B का मान 3, Q का मान कितना? 27 हो जाएगा और R का मान कितना हो जाएगा? 0। अगला टॉपिक है आभास संख्या। क्या दोस्तों? आभास संख्या से भी क्वेश्चन रंग बिरंग का निकलता है, ठीक है, इसको देखते हैं। बोलता है ना, वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से भाग लगे कोमा आभास संख्या कहते हैं। यानी कि ये वैसी संख्या होती है जो केवल एक से लगे भाग और अपने आप से भाग लगे, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं? आभास संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी क्या है दोस्तों? आभास संख्या है, क्योंकि यह केवल एक से भाग लगेगा और अपने आप से भाग लगेगा, ठीक है ना। आपको इसको ध्यान देना है, ठीक है। जहां 2 जो है ना, 2 सबसे छोटी सम आभास संख्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे छोटा सम आभास संख्या कौन है? 2 है। इसके बाद कोई भी सम आभास संख्या नहीं बचता, केवल 2 ही एक ऐसा सम आभास संख्या है जो कि 2 है, ठीक है ना, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। और यह सम संख्या है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है। इस बात को भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कोई भी 2 लगातार जो है ना, कोई भी 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है? एक होता है। जैसे कि आपको बोल देगा 3 और 4 का मौसा कितना होगा? तो 1 होगा, क्योंकि क्या है? दोनों लगातार संख्या। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन खूब पूछता भी है, आपको ध्यान देना है। और ये भी दोस्तों ध्यान देना है कि 2 क्या है? सबसे छोटी सम आभास संख्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब निकलता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक पूछता है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? उसके गुणनखंडों की संख्या। जैसे 96 है तो 96 को दोस्तों 2 से भाग लगा दे कितना आएगा? 48 आएगा, है ना। सबसे छोटा 2 होता है तो आपको 2 से लगाना है। 2 से नहीं कटेगा तो आपको 3 से लगाना है। फिर भी यदि 3 से नहीं करता है तो आपको 5 से लगाना है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अभी 2 से और लगेगा, 2 से कितना हो जाएगा? 2 से लगाएंगे तो 24 हो जाएगा। फिर भी 2 से लग रहा है तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अभी भी 2 से लग रहा है तो कितना लगाएंगे? तो 6 हो जाएगा। अभी भी 2 से लग रहा है तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब आपको देख लेना है, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखा ना, आप अंत 1 तक आ गए। आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि 1 तक जाना है, ठीक है। सबसे पहले भाग लगाते हैं 2 से, फिर लगाते हैं 3 से, अंत में क्या लगाते हैं? 5 से, ठीक है। जब तक हमें 1 नहीं आ जाए हमको 1 लगाना है। तो हमको लास्ट तक जाना है, जहां तक जाना है कि जहां तक 1 नहीं आ जाए, ठीक है, आपको वहां तक जाना। अब यहाँ गिनिएगा 2 का है, 2 एगो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, 5 गो ना 2 है, तो आपको लिखना 2 और 2 के पावर 5, ठीक है ना, क्योंकि 2 का एगो था 5 गो था, और गुना 3 का एगो है, एगो ना है, तो 3 का एगो है, एगो है, तो ये हो गया आपका आंसर। और 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए कुछ छोड़ देना, ठीक है। अब देखिए 2800 बोल रहा है ना, तो इसको भी लगाना है। तो आप 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 से लगाएंगे तो 125 आएगा। अब 2 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, तो 5 से लगाएंगे तो 25 आएगा। फिर भी 5 से लगेगा तो 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, आएगा ना। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा, 2 का एगो आया, एगो आया, 5 का एगो आया, 5, 1, 2, 3 गुना आया तो 5 लिख देंगे, 3 गो आया। ये हो गया दोस्तों आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। आप इस प्रकार से कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। आप उसका लघुत्तम निकाल लीजिएगा, जो जितना होगा उसके पावर में उतना लगा देना, ठीक है। इस बात को समझ गए होंगे। यहाँ 2 एगो था तो हमने 2 एगो लगा दिया, 5 3 था तो मैंने 5 3 लगा दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जानते हैं दोस्तों, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकलता है, इस कंसेप्ट को ध्यान देना, ठीक है ना। कंसेप्ट क्या करता है? कंसेप्ट क्या करता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट बोलता है कि लॉसा गुने मौसा, ठीक है ना। कोई भी 2 संख्या का आप लॉसा निकालते हैं, कोई भी 2 संख्या का आप मौसा निकालते हैं, तो लॉसा गुने मौसा बराबर क्या होता है? ए गुने बी होता है। क्या होता है दोस्तों? ए गुना बी होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जहाँ ए और बी क्या है? वह संख्या है। जहाँ ए और बी क्या है? वह संख्या, ठीक है, वह संख्या। अब दोस्तों यहाँ से फॉर्मूला निकलता है कि लॉसा बराबर क्या होगा? तो ए गुने बी बटा मौसा। ये गुना में मौसा है तो भाग में आ जाएगा, तो लॉसा बराबर क्या हो जाएगा? ए गुने बी बटा मौसा हो जाएगा। और मौसा बराबर क्या हो जाएगा? ए गुने बी बटा लॉसा आ जाएगा, क्योंकि गुना में तो आ जाएगा भाग में ना, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा? ए गुने बी बटा लॉसा हो जाएगा। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से रंग बिरंग का क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। अब जानते दोस्तों, 2 सअभाज्य संख्या का HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। 2 सअभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है दोस्तों? हमेशा 1 होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने लिखा है एग्जांपल कि फाइंड LCM एंड HCF, ठीक है ना। तो आपको LCM और HCF दोनों निकालना है। तो आप तो जानते हैं LCM निकालने का तरीका क्या होता है? 12 लिखेगा, 16 लिखेगा और 24 लिखेगा, है ना। तो आप जब LCM निकालेगा 2 से कितना लगेगा? तो 6 मरतबे 2 8 16 हो जाता है, 2 से कितना हो जाता है? 12 हो जाता है ना। फिर 2 से लगेगा तो कितना आएगा? 2 3 6, 2 चौकी 8 और 2 छक्के कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अभी भी 2 से लग रहा है तो 3 लगाइएगा, फिर 2 दूनी 4 लगाइएगा, फिर 2 3 6 लगाइएगा।
अभी भी 3 से लगाएगा तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा ना। तो ये हो गया आपका। जब सब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 दूना 48, ठीक है ना। तो आपका कितना आ गया एलसीएम 48 आ गया, कितना आ गया एलसीएम 48 आ गया, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं यहाँ अलग तरीका बताता हूँ। आप जो है ना अभाज्य गुणनखंड की सहायता से आप एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से। ये तरीका तो बचपन से पढ़ते आ ही रहे ना, कुछ नया तरीका सीखते हैं, ठीक है ना। नया तरीका क्या करता है, जैसे 12 दिया गया है ना, 12 का कितना होगा बोले तो 2 से लगाइएगा तो कितना होगा, अलग अलग निकालना, अलग अलग क्या करना, इसका फैक्टर निकालना। तो 2 6 12 आ जाएगा, 2 से आएगा 2 3 6 हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा आपका 16 दिया है, तो 16 करेंगे तो 2 से लगाएगा तो कितना 8 आएगा, फिर दूसरा लगाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, फिर दूसरा लगाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, फिर दूसरा लगाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर आपको देखिए यहाँ 24 का दिखेगा, 24 का तो देखिए दूसरा लगाएंगे तो 12 आएगा, फिर दूसरा लगाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, फिर दूसरे लगाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यही ना आएगा 1 आएगा। देखिए तो यहाँ 12 जो है ना, 12 को लिख सकते हैं ना 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। अब देखिए 16 जो है ना, 16 को लिख दिया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख दिया यहाँ पे, और 24 जो है ना, 24 को लिख दिया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, जो था मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको ये दिखना है कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो आप ये बताइए 2 किसमें सबसे ज्यादा है, तो बोलेगा भैया यहाँ 2 जो है ना, यहाँ 2 गो है, यहाँ 2 कितना 4 गो है, और यहाँ 2 3 गो है ना, 2 गो 3 गो। तो किसमें ज्यादा 2 है, 2 जो है ना इसमें 4 गो है। तो बस मैंने क्या किया, चारों 2 को मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, चारों 2 को मैंने यहाँ लिख लिया। अब बताइए 3 किसमें ज्यादा है, तो 3 बोलेगा भैया इसमें भी 3 गो है, 3 इसमें भी 1 गो है, इसमें तो 3 है ही नहीं है। तो मैं ये बताऊंगा कि 3 किसी में रहे या ना रहे, यदि 1 को में 3 आ जाता है ना तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक 3 है तो हमने क्या किया, यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। अब सब गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 तो कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमने अभाज्य गुणनखंड यानी कि फैक्टर की सहायता से क्या किया, मैंने गुणनखंड को निकाल लिया, ठीक है ना। यहाँ भी आपका 48 आया था और यहाँ भी क्या था आपका 48 आया था, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ कि आप जो है ना इसका एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं मैं भी बताता हूँ। देखिए तो आप जो है ना इसका एचसीएफ भी आसानी से निकाल सकते हैं। आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब देखिए एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप बताइएगा। यहाँ 2 जो है ना, इस आपको ये पकड़ना है कि तीनों में कौन सा अंक कॉमन है, तीनों में कौन सा अंक कॉमन है बताइए आप। तो आप बोलेगा कि 12 जो है ना, 12 को लिखे हैं 2 गुने 3 लिखे हैं, और 16 को लिखे हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिखे हैं, और 24 को लिखे हैं बोले तो कितना लिखे हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 लिखे हैं ना। आपको देखना है कि वो कौन सा अंक है जो तीनों में कॉमन है। तो आप बोले कि एगो 2 कॉमन आ रहा है ना, फिर दिखाएगा कि एगो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। क्या अब इसमें 2 है, नहीं है, तब हमें नहीं करेगा। इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं ना है, इसलिए अब 2 नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 3 मिलेगा, 3 इसमें, 3 इसमें, क्या इसमें 3 है, नहीं है, तो 3 भी नहीं लेंगे। तो कै गो मिला अंक, एगो 2 और 2 गो, तो 2 ही गो ना 2 मिला, 2 गो 2 मिला है ना, 2 गो 2 मिला, एगो 2 और एगो 2, 2 गो 2 मिला, तो 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी नंबर का एलसीएम तथा एचसीएफ जो है ना गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सब बचपन आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला संख्या क्या होता है। अगला जो टॉपिक है ना, अगला बोलता है क्या, भाज्य या यौगिक संख्या। क्या बोलता है, भाज्य या यौगिक संख्या बोलता है। ये क्या बोलता है ना, वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर कोई दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। यानी कि यह बोलता है ना अभाज्य संख्या का ठीक उल्टा है। बोलता है क्या ना, हम वैसा संख्या है जो एक या स्वयं को छोड़ करके यदि किसी भी दूसरा संख्या से भाग लग जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, भाज्य या यौगिक संख्या हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं, जैसे क्या है आपका 31 है, 21 है, 41 है, 43 है ना। देखना है इसमें कौन भाज्य संख्या है। देखिए 31 क्या है, 31 एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो हो भी नहीं करेगा। 41 जो है ना, ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। और 43 जो है ना, ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। 21 एक ऐसा संख्या है जो 1 से भी कट रहा है, जो 3 से भी कट रहा है, जो 7 से भी कट रहा है, और 21 से भी कट रहा है ना, जो सबसे कट रहा है, इसलिए 21 क्या हो जाएगा आपका बोले तो भाज्य या यौगिक संख्या हो जाएगा। ऐसा खूब दोस्तों ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कहता क्या है कि यदि कोई संख्या जो है ना p बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n m, ठीक है ना, p बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो तो वह शांत आवृत्ति होता है। यानी कि इस रूप में होना चाहिए, किस रूप में, तो बोले तो p बट्टा 2 के पावर n गुने 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 5 के पावर m के रूप में रहेगा ना, तो वह शांत होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो अशांत आवृत्ति होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको 23 हो गया, 23 क्या होगा, p का मान हो गया। अब बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है ना, तो देख रहे हैं ना 2 के पावर m हो गया, n हो गया, n का मान 3 हो गया, और गुने 5 के पावर m का मान कितना हो गया, 2 हो गया। जब इस रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति है, और यदि इस रूप में नहीं है तो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 31 बटा 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2। तो आप बोलेगा भैया यहाँ ये बताइए, यहाँ जो आपका 2 के पावर n तो दे दिया, गुने 5 के पावर m तो दे दिया, लेकिन 3 का फालतू में एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ 3 को नहीं आना चाहिए था। कोई भी संख्या एक्स्ट्रा आ जाता है ना,
तो वहीं पे काम गड़बड़ हो जाता है। इस प्रकार से ये जो है शांत आवृत्ति ना होकर क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। इस बात को भी अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 0.375 कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा और बोलेगा ये शांत आवृत्ति है कि अशांत आवृत्ति है, क्या होगा। तो कुछ मत करिएगा, आप लिखेगा 375 अब बट्टा देखा ना दशमलव हटेगा, दशमलव का 3 अंक ना है तो 3 जीरो बैठा दीजिए, 3 जीरो बैठा दिए ना। अब 1000 का क्या करना पड़ेगा, 1000 को काटने वाला तो काट लेंगे, काटने वाला होगा तो काट लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, 5 से कटेगा तो 5 7 होगा 35 और 2 और 5 बचा हो जाएगा 25, है ना। फिर 5 से वो कटेगा तो कितना होगा, 5 में 10, 200 आपका आ जाएगा। फिर वो 5 से कटेगा तो 5 से 75, 5 से कटेगा तो 40 हो जाएगा, है ना। और कट रहा है, और कटेगा 5 से, 5 3 15 और 5 बट्टे क्या हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा। अभी बताइए 3 हो गया, अब बट्टा 8 भी सकते हैं 2 के पावर 3, 8 को बुआ 2 के पावर 3 दे सकते हैं और 5 के पावर, अब बचा 5 कुछ नहीं ना बचता है तो 5 के पावर 0 लिख देते हैं। कोनो बुआ दिक्कत है तो बताइए, है ना, दिक्कत है। अब ये बताइएगा बुआ कि यहाँ 3 तो लिख दिए बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, है ना, 5 के पावर m। भले m का मान 0 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन m तो है ना, m तो है ना, खाली दूसरा अंक नहीं होना चाहिए, 3 3 7 11 ये सब नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ रहेगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। भले 5 के पावर 0 है फिर भी ये क्या है, शांत आवृत्ति है। क्या है, शांत आवृत्ति है, क्योंकि 2 और केवल 5 है, ठीक है ना। चलिए समझ गए बुआ, चलते आगे। कभी कभी वो ये भी ध्यान दीजिएगा कि अशांत आवृत्ति भी होता है, ठीक है। अशांत आवृत्ति क्या होता है, तो 3.45454545 डैश 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 बोल देगा तो आप समझिएगा कि क्या है, अशांत आवृत्ति है, क्योंकि ये 4545 हमेशा रिपीट होगा तो ये क्या है, अशांत आवृत्ति है। कभी कभी हम इस पर 4 5 के ऊपर बार भी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 4 5 के ऊपर बार भी लगाते हैं, तो आप समझिएगा बार लगाने का मतलब क्या है कि एक अशांत आवृत्ति है। और जानते हैं कभी कभी शांत आवृत्ति इस प्रकार में रहेगा 0.0875, तो आपको इस रूप में लिखना पड़ेगा 875 बट्टा दशमलव के बाद 4 अंक है तो 1 2 3 4 सुना बैठाना पड़ेगा। उसके बाद काट कूट के आपको इसको शांत आवृत्ति में बुआ बदलना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है, ठीक है। वो एग्जाम में ना काफी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है बुआ। अब बोलता क्या है ना कि इसको p बटा q के रूप में बदलना है। क्या करना है, p बटा q के रूप में बदलना है। यह एक अशांत आवृत्ति है, तो मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा जिसकी सहायता से आप कोई भी ऐसे नंबर को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ बार 2 अंक को पढ़ना है, 4 और 9, तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, 4 तथा 9 लिख दिया, है ना। अब देखना ये 4 और 9 2 अंक पर बार था ना, तो आपको 2 9 लगा देना है। क्या 9 लगा देना है, 2 9, ठीक है ना। जितना अंक पर बार होगा उतना 9 लगा दीजिएगा, हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ 0.3 बार लगाया है तो 3 एक अंक ना है तो पहले तो 3 लिख दीजिएगा, 1 अंक पर बार है तो आपको 9 लगा देना है, ठीक है ना। 1 अंक पर बार है तो 1 9, 2 अंक पर बार है तो 2 9, 3 अंक पर बार आएगा तो 3 9 लगा देना है। तो बस ये काटेगा तो कितना आएगा, कटने वाला तो काट भी देंगे तो 1/3 आ गया, कितना आ गया, 1/3। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। आगे वो देखिएगा उसी प्रकार 0.57 बोल रहा है ना, देखिए तो 5 7 2 अंक पर बार है तो सबसे पहले दोनों अंक लिख दीजिएगा, और 2 अंक ऊपर बार है तो 2 गुना, क्या गुना लगाना है, 2 गुना लगाना। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। फिर वो ध्यान दीजिएगा 0.13 बोल रहा है तो 2 अंक है ना, तो बस 2 अंक लिख दीजिएगा, और बोले तो 2 अंक पर बार है तो आपका 2 गुना लगा दीजिएगा, है ना, 2 गुना लगा दिए, आपका आंसर हो गया। आगे वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वो टाइप चेंज होगा, ठीक है बुआ, इसको ध्यान देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन अभी तक बिहार बोर्ड बुआ नहीं पूछा, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए 0.834 पूछ रहा है ना, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ 834 है ना, 834 है तो आप यहाँ 8 3 4 लिखिएगा, ठीक है ना, इतना काम कर दीजिएगा। फिर आपको घटाना है, कौन सा घटाइएगा, कौन सा घटाइएगा, ये 8 घटाना है। क्या घटाना, 8, कौन अंक घटाना है आपको, 8 घटाना है, क्योंकि 8 के ऊपर बार नहीं लगा था इसलिए इसको घटा दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 अंक पर बार था, 2 अंक पर बार था तो मैंने 2 लगाया, 2 9 लगा दिया। 1 अंक पर बार नहीं ना था इसलिए इसको क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। क्या करेंगे, इसको 0 बुआ लगा देंगे, ठीक है ना, 0 लगा देंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए जैसे कि 0.834 था तो 8 3 4 को 8 3 4 लिख दिया, ठीक है ना। 8 के ऊपर बार नहीं था इसलिए मैंने 8 को घटा दिया, जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा उसको घटा देना है। फिर देखेंगे 2 अंक के ऊपर बार था तो मैंने 2 9 लगा दिया, इसके ऊपर बार नहीं था इसलिए मैंने क्या किया, 0 लगा दिया। अब इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 824 बट्टा 800 बोले तो आपका आ जाएगा, जैसे कि 14 में से 826 आ जाएगा, अब बट्टा कितना आ जाएगा, 9 9 0 हो जाएगा, काटने वाला होता काट देंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए 0.963 दिया हुआ है तो कुछ मत करिएगा, आप इसको जो है ना लिखिएगा, जैसे कि लिखिएगा 9 6 3, अब माइनस कितना घटाना पड़ेगा, 9 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 9 के ऊपर बार नहीं है। अब बट्टा 2 अंक पर ना बार है तो यहाँ लिखेंगे 9 9, यहाँ क्या 9 के ऊपर बार नहीं ना है, 1 अंक पर बार नहीं है इसलिए क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, लिख देना 0। तो कितना हो जाएगा बोले तो 956 बट्टा 9 9 0 आपका बोले तो ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है वो तो बताइएगा, ठीक है ना। कोई ज़्यादा दिक्कत हुआ तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। 63 यहाँ 7 होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। 963, 13 में से 9 हो जाएगा तो 4 54 होगा, ठीक है ना, 54, इसको ध्यान दीजिएगा। हम लिख देते हैं बढ़िया से, यहाँ कितना हो जाएगा, 954 बटा
990, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 4 13 हो जाएगा, 54 6 60 3 3, ठीक है। अब देखिए 0.32 के बार बता रहा है ना, तो कुछ मत करिएगा, आपको लिखना 32 माइनस 3 है ना, 32 में से 3 घटा दिया, बट्टा एक अंक पर बार था तो मैंने 1 9 लगाया, फिर क्या लगाना, 0 लगा देना है, क्योंकि 3 के ऊपर 0 नहीं ना है, तो कितना हो जाएगा 29/90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबा, 29/90 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बार वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो बच्चा यहाँ बहुत ज्यादा गलती करता है, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे उठाया था। ठीक है ना, आपको इसको अच्छे तरीके से बना लेना है और जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा ताकि कोई क्वेश्चन का दिक्कत नहीं हो। फिर भी यदि ज्यादा दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके अपने भैया को जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।